तो स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो RBSc क्लास 11th ज्योग्राफी है उसकी जो बुक है प्रैक्टिकल बुक, यानी कि भूगोल की जो प्रायोगिक पुस्तक है भूगोल प्रयोगात्मक कार्य भाग 1, इसके अध्याय नंबर 3 की अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों अध्याय नंबर 3 का नाम है अक्षांश, देशांतर और समय, यानी कि लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में अपन चर्चा करेंगे स्पेशली। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं वो कहाँ पर खींची जाती है। दोस्तों जिस प्रकार की पृथ्वी की आकृति है ठीक वैसी ही आकृति में अगर पृथ्वी को दर्शाना हो तो उसे हम ग्लोब कहते हैं, यानी कि पृथ्वी का एक छोटा नमूना, एक छोटा रूप क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। ग्लोब एक त्रिविमीय होता है, ये अपने को पता है, और मानचित्र क्या होता है? द्विविमीय होता है। ग्लोब क्या होता है? 3D होता है, त्रिविमीय होता है। ग्लोब की आकृति मैं आपको ग्लोब दिखा देता हूँ, जानते होंगे आप लोग ग्लोब ये है। तो पृथ्वी को बिल्कुल एग्जैक्ट उसी की आकृति में छोटे रूप में दिखाना ग्लोब कहलाता है। अब इस ग्लोब पर वैसे पृथ्वी पर कोई रेखाएं नहीं हैं, पृथ्वी पर वैसे कोई रेखाएं नहीं खींची गई, लेकिन किसी भी स्थान की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कौन सा स्थान कौन सी जगह पर है, उसकी लोकेशन क्या है, उस लोकेशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, और इन काल्पनिक रेखाओं के जाल को हम कहते हैं भौगोलिक ग्रिड। क्या होता है भौगोलिक ग्रिड? ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, एक रेखाओं का जाल बनाया गया है जिसे हम भौगोलिक ग्रिड कहते हैं। जैसे ये आपका ग्लोब है और इस ग्लोब पर कुछ ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखाएं है ना, कुछ ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखाएं और कुछ जो है वो क्षैतिज रेखाएं खींची गई है। क्षैतिज का मतलब, ये शब्द बार बार आता है, क्षैतिज का मतलब सीधा लेटा हुआ और ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा। तो कुछ खड़ी रेखाएं और कुछ आड़ी रेखाएं खींची गई है, और ये रेखाएं जिस जाल का निर्माण कर रही है, जिस ग्रिड का निर्माण कर रही है, वही क्या होता है? ज्योग्राफिकल ग्रिड या भौगोलिक ग्रिड जिसे हम कह सकते हैं। अब इस भौगोलिक ग्रिड में क्यों बनाया गया है ये मैंने आपको बता दिया, किसी भी क्षेत्र की सही लोकेशन ज्ञात करने के लिए। अब इस भौगोलिक ग्रिड में दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। दो प्रकार की रेखाएं कौन कौन सी होती है? एक तो क्षैतिज रेखाएं, कौन सी? क्षैतिज रेखाएं, और एक क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर जिसे हम लंबवत जो खड़ी रेखाएं होती है वो, यानी दो प्रकार की रेखाएं होती है, कुछ लेटी हुई और कुछ खड़ी हुई, कुछ हॉरिजॉन्टल कुछ वर्टिकल। तो जो क्षैतिज रेखाएं हैं, इन क्षैतिज रेखाओं को अपन कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं इनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। इंग्लिश में इसे लॉन्गिट्यूड और इसे लेटीट्यूड लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलकर क्या बना रही है? भौगोलिक ग्रिड का निर्माण कर रही है। यहां तक समझ में आ गया? वैसे पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, अपनी जगह पर जो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, उस गति से, या फिर कह सकते हैं कि पृथ्वी पर कोई ऐसा एग्जैक्ट बिंदु नहीं है जिस बिंदु से हम किसी दूसरे स्थान की दूरी का पता लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो गति कर रही है पृथ्वी, जो घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, जब पृथ्वी घूम रही है तो उसमें दो बिंदु ऐसे होते हैं जो हमें परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं, और उन्हें कहते हैं हम प्राकृतिक संदर्भ बिंदु। अब वो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु कौन से हैं? एक तो आपके टॉप वाला ये वाला, और एक आपका ये वाला। ये बिंदु ऐसे हमें अलग से दिखाई देते हैं, और ये क्या है? प्राकृतिक संदर्भ बिंदु है। इन प्राकृतिक संदर्भ बिंदु को नाम दिया गया है उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि ग्लोब में ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो बिंदु है जहाँ पे आपका ग्लोब टिका हुआ है, ये उत्तरी ध्रुव है और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं हम इनको दर्शाने की, यानी कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जो दर्शाया जाता है उसका मान जो होता है वो डिग्री में होता है। उसका माप किस में होता है? डिग्री में होता है। किस में होता है? डिग्री में। तो
तो इनका माप डिग्री में होता है। और डिग्री में इनको दर्शाने के लिए कैसे दर्शाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी कोई रेखा है और इस रेखा का जो मान है वो 10 डिग्री 12 मिनट और 17 सेकेंड है। तो मतलब 3 तरीके के इसमें आंकड़े आते हैं। एक होता है इसमें डिग्री, जिसमें जैसे कि 10 डिग्री है ना। फिर आगे वाला जो आएगा, प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट में डिवाइड किया गया है, तो 12 मिनट ऊपर एक बिंदु, एक इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक ऊपर से कोमा लगा देंगे, और 17 सेकंड यानी कि प्रत्येक मिनट को 60 सेकंड में डिवाइड किया गया है, तो 17 सेकंड में ऊपर से 2 लगा देंगे। यानी कि डिग्री आप जानते हो कैसा चिन्ह लगाते हैं, मिनट के ऊपर 1 लगाएंगे और सेकंड के ऊपर 2 लगा देंगे। इस तरीके से इसका माप लिखा जाता है, बताया जाता है। क्लियर है? अब चलते हैं हम एक एक जो रेखाएं हैं उनकी ओर, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की ओर। पहले बात करते हैं अपन अक्षांश रेखा की। कौन सी रेखा की? अक्षांश रेखा की, जिसे लेटिट्यूड लाइन कहते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, ये किस तरीके से बनाई जाती है और कितनी इनकी संख्या होती है ग्लोब पर। दोबारा से मैं बता देता हूं, ये क्या है, आपका ग्लोब है ना। इस ग्लोब पर आडी जो रेखाएं हैं, क्षैतिज जो रेखाएं हैं, ये क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। और पृथ्वी के बीचों बीच जो अक्षांश रेखा है, पृथ्वी के बीचों बीच जो अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा का मान है 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है ना। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। 0 डिग्री 2 बराबर भागों में बांट रही है, उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब इसमें जो अक्षांश रेखाएं हैं, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत व्रत, यानी कि विषुवत रेखा। इसके अलावा इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, भूमध्य रेखा भी कहते हैं क्योंकि भूमि के मध्य से गुजर रही है। भूमध्य रेखा के अलावा इंग्लिश में इसे इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। इसी 0 डिग्री को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहा जाता है। इस 0 डिग्री से नॉर्थ पोल, अभी मैंने कहा एक प्राकृतिक संदर्भ बिंदु ये है और एक प्राकृतिक संदर्भ बिंदु ये है। कितने प्राकृतिक संदर्भ बिंदु है? 2 है। ये ऊपर वाला कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाला कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। 2 प्राकृतिक संदर्भ बिंदु है। तो 0 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक अपन जाते हैं तो कुल मिला के जो अक्षांश आते हैं वो आते हैं 90 डिग्री। कितने? 90। यानी कि 0 से उत्तरी ध्रुव तक जाते जाते कुल अक्षांश जो आते हैं वो 90 आते हैं, और 0 से दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं तो 90 अक्षांश आते हैं। यानी कि 90 अक्षांश से ऊपर कोई अक्षांश नहीं है। 0 से उत्तरी ध्रुव के बीच में 90 और 0 से दक्षिणी ध्रुव के बीच में 90, कुल मिलाकर जो अक्षांश हो गए 19 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। अब अपन एक बात करते हैं व्रत की, सर्कल की। किसकी बात करते हैं? व्रत की। व्रत क्या है? देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर इस तरीके से जो लाइन खींची गई है बीचों बीच, वो आपकी 0 डिग्री है। अब बताइए, ये एक व्रत का निर्माण कर रही है? क्या कर रही है? यानी कि चारों तरफ है तो एक गोले का निर्माण कर रही है, यानी कि एक व्रत का निर्माण कर रही है। तो सबसे बड़ा व्रत कौन सा होगा? पृथ्वी के बीचों बीच का होगा। पृथ्वी के बीचों बीच, तो बीचों बीच कौन सी है? 0 डिग्री। तो सबसे बड़ा व्रत कौन सा होगा? 0 डिग्री। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाए चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर, व्रत की जो लंबाई है वो घटती जाएगी, उसकी जो परिधि है वो घटती जाएगी। तो सबसे बड़ा जो व्रत कौन सा है? वो 0 डिग्री है। यानी कि वृहद व्रत कौन सा है? 0 डिग्री। और अगर अपन 90 डिग्री पे जाएंगे तो 90 डिग्री पे ये जो व्रत है, यहाँ पर एक गोला ना होके क्या होगा? एक बिंदु होगा। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक बिंदु के समान होगा, है ना। यहाँ पे कोई व्रत का निर्माण नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे घूमने की जगह नहीं होती है। यहाँ पे एक डॉट होता है, बिंदु होता है ना। तो इस तरीके से अगर अपन व्रत की बात करें कि व्रत कितने हैं, अक्षांश व्रत कितने हैं, तो 90 डिग्री वाला व्रत होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि एक डॉट ही है, एक बिंदु है। ये भी नहीं होगा, है ना। तो फिर ऊपर कितने बचे? ऊपर बच गए कितने? 89 बच गए ना। व्रत कितने बचे? 89। नीचे कितने बच गए? 89।
जोड़ो 89 प्लस 89 कितने हुए, 89 और 89 कितने हो गए, 9 दूनी 18 और 1 8 दूनी 16 और 1 17, कितने हो गए 178। और एक हो गया आपके 0 डिग्री वाला, कौन सा 0 डिग्री वाला व्रत भी हो गया ना एक, तो कुल मिला के कितने व्रत हो गए 179। यानी कि अक्षांश व्रतों की कुल संख्या कितनी है 179 है। याद रखना है आपको, क्योंकि आप सीधा सा ये देख लोगे कि अक्षांश 90 होते हैं ऊपर 90 नीचे, यानी कि 180 तो सीधे से ये हो गए, एक 0 डिग्री वाला यानी कि 181 हो गए। लेकिन दोस्तों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो व्रत का निर्माण नहीं हो पाता, वहां पर एक बिंदु एक डॉट के रूप में दर्शाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में व्रत कितने होते हैं 89 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89, और एक हो गया आपके विषुवत व्रत। ऐसे कुल मिला के व्रतों की संख्या कितनी होगी 179। अच्छा, अब देखते हैं हम कुछ जो प्रमुख व्रत है पृथ्वी पर उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक है आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ में, अब 0 से ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा नॉर्थ आएगा। एक आएगा आपके 66.5 डिग्री नॉर्थ में, कितने 66.5 डिग्री नॉर्थ में। ऐसे ही नीचे की ओर चलते हैं, ये कौन सा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये कौन सा है आपका 66.5 डिग्री सॉरी साउथ, 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ। 0 डिग्री से ऊपर वाले जो अक्षांश होंगे उनके साथ में हम उत्तरी अक्षांश लिख देंगे, और नीचे वालों के साथ में दक्षिणी अक्षांश लिख देंगे, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है और ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो रेखा गुजर रही है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो रेखा गुजर रही है, इस रेखा को दोस्तों कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 सॉरी उल्टा कर दिया अपन ने, ये दक्षिण में कर दिया अपन ने, जबकि क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को क्या कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। फिर 23.5 वाली को दक्षिणी को क्या कहते हैं, इसको मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं मकर रेखा, क्लियर है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली जो रेखा है इसको आर्कटिक व्रत कहते हैं। आर्कटिक व्रत, कौन सा व्रत है आर्कटिक व्रत। और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी है इसको अंटार्कटिका व्रत कहते हैं। अंटार्कटिका व्रत, यानी कि 0 डिग्री को विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिका व्रत। यानी कि अंटार्कटिका व्रत, ये मकर व्रत, ये विषुवत व्रत, ये कर्क व्रत और ये आर्कटिक व्रत। इस तरीके से मुख्य अक्षांश ये आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, दो अक्षांश रेखाओं में बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, यानी कि कुल कितने अक्षांश हो गए, कुल अक्षांश हो गए 189, कितने 179। अब दो अक्षांश व्रतों के अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी देखें तो औसतन कितनी है 111 किलोमीटर। कितनी है 111 किलोमीटर, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी औसतन 111 किलोमीटर है। लेकिन इनमें भी कुछ अंतर पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, अगर अपन विषुवत व्रत के पास में देखें, विषुवत व्रत के पास में देखें तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो है आपकी 10.6। यहां पर कितनी होती है दो अक्षांशों के बीच की दूरी 110.6 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर कितनी होती है 111.7। कितनी होती है 111.7, यानी कि ध्रुवों पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.7 किलोमीटर होती है, और विषुवत व्रत पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 110.6 किलोमीटर होती है। एवरेज की अगर बात करें, यानी कि औसतन दो अक्षांश रेखाओं की दूरी की बीच की दूरी की बात करें तो 111 किलोमीटर होती है। तो ये हो गया आपके मुख्य अक्षांश व्रत। अब अपना जो पॉइंट बचता है वो है कि इन अक्षांश रेखाओं का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको अक्षांश रेखाएं बनानी हो ग्लोब पर तो कैसे बनाओगे, है ना, तो इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक व्रत बनाना होगा। क्या बनाना होगा, एक व्रत बनाना होगा। ये आपने क्या बना दिया, व्रत बना दिया। अपन क्या बना रहे हैं, अक्षांश रेखाएं कैसे बनाई जाती है। फिर उस पर क्या करेंगे हम, ये आपके पास में क्या बोलते हो आप लोग, चांदा या जो भी आप बोलते हो ना, वो उपकरण ले लेंगे और इसे दो बराबर भागों में बांट देते हैं। अच्छा, हम इसी के साइज का बना लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो बनाने में। इसी के साइज का हम क्या कर लेते हैं, एक व्रत बना लेते हैं।
ये हमने क्या बना लिया, ग्लोब बना लिया। अब इस ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट लिया। ये क्या हो गई आपकी 0 डिग्री रेखा हो गई। कौन सी 0 डिग्री रेखा। अब अपन अक्षांशों का निर्माण कैसे करेंगे। अब दोस्तों अक्षांशों का निर्माण करेंगे हम अपने इसको इस तरीके से रख लेंगे, है ना। इस तरीके से रखने के बाद में यानी कि ये अक्षांश क्या होते हैं, पृथ्वी के केंद्र से बनने वाले कोण, पृथ्वी के केंद्र से परिधि पर बनने वाले कोण क्या होते हैं, अक्षांश होते हैं। तो देखिए यहां पर 90 डिग्री आ रहा है, सही है। फिर यहां पे क्या आ रहा है 80, यहां पे क्या आ रहा है 70, यहां पे क्या आ रहा है 60, यहां पे 50, यहां पे 40, यहां पे 30, यहां पे 20 और यहां पे 10। ऐसे इधर मार्क कर लेंगे। ये आ रहा है आपका 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये यहाँ पे 70, फिर यहाँ पे 80। इस तरीके से अपन दोनों साइड में कोण जो अपने अक्ष से बन रहे हैं उनको निर्धारित कर लेंगे। अब कोण निर्धारित करने के बाद में क्या करेंगे, जो अपने ये 10 जो दोनों साइड के जो 10 डिग्री रेखाएं हैं इनको क्या करेंगे आपस में इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से दोस्तों अपन क्या करेंगे कि 10 डिग्री को 10 डिग्री से मिला देंगे, फिर 20 डिग्री को 20 डिग्री से, 30 को 30 से, 40 को 40 से और 50 को 50, ऐसे ही अपन मिलाते जाएंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 90। बताओ 90 वाले पॉइंट को किसी से मिलाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं मिलाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 90 जो है वो इधर से काउंट कर रहे हैं तब एक आ रहा है और इधर से काउंट कर रहे हैं तब भी यही आ रहा है, मतलब 90 क्या है एक ही है। तो बताओ यहाँ पे व्रत बनेगा क्या, नहीं बनेगा, इसलिए व्रतों की कुल संख्या कितनी है 179 है। तो इस तरीके से अक्षांश रेखाएं बनाई जाती है। अक्षांश रेखाओं के बारे में अपन कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर हो गया है। बस इतना ही आपके सिलेबस में है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आप लोग पढ़ रहे हो तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। आप हाँ वो आपको नॉलेज के लिए अच्छा है, लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपका टाइम जा रहा है। तो आप अब अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ने पड़ा कि अक्षांश वृत्तों की संख्या होती है 179, विषुवत वृत्त को हटा देते हैं तो 178 रहती है, और अगर अक्षांश बिंदुओं की बात की जाए तो वो 181 होती है, यानी कि 90 ऊपर 90 नीचे यानी कि 180 और एक विषुवत यानी कि 181। लेकिन अगर वृत्त यानी कि गोलों की बात की जाए तब वो 179 होती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में समझना है कि पूछा क्या जा रहा है ना। तो अक्षांश रेखाएं हुई। अब अपन बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, कि देशांतर रेखाएं किस तरीके से बनाई गई है और किस तरीके से उनको बनाया जाता है और किस तरीके से वो समय को निर्धारित करती है। अपना जो टाइम जोन है वो बना हुआ है, वो किस तरीके से उन देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग बना हुआ है। इस तरीके से दोस्तों अपन क्या करेंगे कि 10 डिग्री को 10 डिग्री से मिला देंगे, फिर 20 डिग्री को 20 डिग्री से, 30 को 30 से, 40 को 40 से और 50 को 50, ऐसे ही अपन मिलाते जाएंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 90। बताओ 90 वाले पॉइंट को किसी से मिलाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं मिलाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 90 जो है वो इधर से काउंट कर रहे हैं तब एक आ रहा है और इधर से काउंट कर रहे हैं तब भी यही आ रहा है, मतलब 90 क्या है एक ही है। तो बताओ यहाँ पे व्रत बनेगा क्या, नहीं बनेगा, इसलिए व्रतों की कुल संख्या कितनी है 179 है। तो इस तरीके से अक्षांश रेखाएं बनाई जाती है। अक्षांश रेखाओं के बारे में अपन कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर हो गया है। बस इतना ही आपके सिलेबस में है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आप लोग पढ़ रहे हो तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। आप हाँ वो आपको नॉलेज के लिए अच्छा है, लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपका टाइम जा रहा है। तो आप अब अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ने पड़ा कि अक्षांश वृत्तों की संख्या होती है 179, विषुवत वृत्त को हटा देते हैं तो 178 रहती है, और अगर अक्षांश बिंदुओं की बात की जाए तो वो 181 होती है, यानी कि 90 ऊपर 90 नीचे यानी कि 180 और एक विषुवत यानी कि 181। लेकिन अगर वृत्त यानी कि गोलों की बात की जाए तब वो 179 होती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में समझना है कि पूछा क्या जा रहा है ना। तो अक्षांश रेखाएं हुई। अब अपन बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, कि देशांतर रेखाएं किस तरीके से बनाई गई है और किस तरीके से उनको बनाया जाता है और किस तरीके से वो समय को निर्धारित करती है। अपना जो टाइम जोन है वो बना हुआ है, वो किस तरीके से उन देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग बना हुआ है। वही करेंगे, क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, एक गोला बना देंगे। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, एक गोला बना लेते हैं। ये हमने गोला बना लिया।
गोला बनाने के बाद में इसे क्या करेंगे, ऐसे बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में इसे डिवाइड कर देंगे। 2 बराबर भाग बन गए, है ना। 2 बराबर भागों में बांट दिया अपन ने ग्लोब को, है ना जी। अपन ने गोला बनाया जिसे अपन ने ग्लोब कह दिया, और इस ग्लोब को 2 बराबर भागों में अपन ने बांट दिया। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो दायां पक्ष होता है अपना, जो दाहिना हाथ होता है, इधर पूर्वी दिशा होती है, और जो अपना बायां हाथ होता है, इधर कौन सी दिशा होती है, पश्चिमी दिशा होती है। क्लियर है। अब अपने को करना क्या है, जैसे अपन ने विषुवत वृत्त को ऐसे विषुवत पृथ्वी को कैसे बांटा था, 2 बराबर भागों में ऐसे बांटा था। लेकिन अब अपन क्या बना रहे हैं, जो मैंने ये वृत्त बनाया है वो दोस्तों ऐसे बनाया है। तो इसके सामने जो आ रहा है वो क्या है, नॉर्थ पोल। तो यहां पर अपन नॉर्थ पोल अंकित करेंगे। इसको नाप कर जो आधी दूरी है वहां पर इसे हम नॉर्थ पोल अंकित कर देंगे, क्योंकि इसको हम ऐसे बना रहे हैं। क्लियर है यहां तक। नॉर्थ पोल अंकित कर दिया। अब नॉर्थ पोल से सीधा सा अपने को क्या करना है, इसको ऐसे मिलाना है, इसको ऐसे मिला लेंगे, या फिर अपन इसको ऐसे मिला लेंगे। ऐसे मिलाते हैं, और ऐसे मिलाकर देखो क्या करते हैं, ये आपका 0 डिग्री यहां तो मिल गया, और ये आपका आ गया 40 डिग्री, है ना। यहां पर क्या कर देंगे, 40 डिग्री। और ऐसे ही अगर इधर मिलाएंगे तो इधर भी अपन मिला लेते हैं, तो इधर ये आ गया आपका, इधर भी 40 डिग्री बना लेते हैं, ये हो गया आपका 40 डिग्री। अच्छा, 2 देशांतर रेखाएं बना ली अपन ने, नॉर्थ से 40 डिग्री और इधर नॉर्थ से ये 40 डिग्री। लेकिन ये पश्चिमी देशांतर है और ये पूर्वी देशांतर है। अब ये कैसे बनाया, देखो ये नॉर्थ पोल है ना। अपन ने यहाँ पे क्या बनाया, ये नॉर्थ पोल, ये क्या बनाया अपन ने, उत्तरी ध्रुव बना दिया। और ये कैसे बनाया पता है आप लोगों को, पहले ग्लोब को, वर्त को 2 बराबर भागों में बांटा, फिर इस 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को नापा, और नापकर इसे आधी दूरी पर अपन ने एक डॉट लगा दिया, जिसे उत्तरी ध्रुव अपन ने अंकित कर दिया। फिर यहाँ पे अपन ने चांदा लगाया, और 40 डिग्री इधर कोण और 40 डिग्री का इधर कोण बना दिया, है ना। तो ये क्या हो गई, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और ये हो गई 40 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी तरीके से बाकी जितने भी कोण बनेंगे वो आपके ऐसे बना लोगे आप लोग, इसे ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप 180 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे 0 डिग्री, और यहाँ पे आ रहा है तो ये 180 डिग्री, दोनों साइड से अंकित कर देंगे। इसको एक को अपन क्या करेंगे, 0 डिग्री, एक को 180 डिग्री। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव से एक रेखा इधर जो आ रही है, ऐसे जो रेखा आ रही है, ये अपन ने ऐसे बनाया। अब आप बताओगे सर इस तरीके से कैसे समझ में आएगा, तो ऐसे ही समझना होगा, क्योंकि ये ग्लोब क्या है, त्रिविमीय है, और अपना ये क्या है, द्विविमीय है ना, ये 3D है। इसलिए अपन ने क्या किया है, यहां से, जैसे मान लीजिए यहां से अपन ने ये बनाई है रेखा, ये रेखा बनाएंगे ऊपर वाली जो इस तरीके से है, और नीचे वाली ये जो रेखा है वो इस तरीके से है। तो ऊपर वाली अगर 0 डिग्री है तो ठीक इसके नीचे कौन सी होगी, 180 रेखा, 180 जो देशांतर होगी वो होगी। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, जो बाकी के अपने जो देशांतर है वो भी अपन ऐसे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे अगर आपको 100 डिग्री देशांतर बनाना है तो ये बन गया, है ना, तो इसको इससे मिला दो, ये क्या हो गया, 100 डिग्री देशांतर हो गया। अगर आपको 180 बनाना है तो 180 ऑलरेडी बना हुआ है, 180 ये रहा, तो ये 180 बना हुआ है। अगर आपको क्या बनाना है, 140 बनाना है तो ये क्या हो गया आपका, 140 हो गया, है ना। इस तरीके से 150, 160, 170, 180, इस तरीके से अपन दोनों साइड में जो है गोलार्ध की या देशांतर रेखाओं की रचना कर सकते हैं। आपको इतना सा समझना है, अभी भी आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको ऐसा समझना है कि गोलार्ध जो देशांतर रेखाएं बनाई जाती है ना, वो नॉर्थ पोल से बनाई जाती है। कहाँ से, नॉर्थ पोल से। और अक्षांश रेखाएं अपन कहाँ से बना रहे थे, पृथ्वी के गर्भ से अंदर से, यहां से बना रहे थे, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से बनने वाले कोण तो क्या थे, अक्षांश थे। देशांतर रेखाएं अपन नॉर्थ पोल से बना रहे हैं। इस साइड से अपन ने एक वृत्त लिया, एक ऊपर ये वाली सीधी रेखा खींच दी, ऊपर वाली 0 डिग्री, नीचे वाली 180 है ना। फिर यहां से ये जो अपना चांदा है, स्पेक्ट्रम है, ये लगाकर अपन ने दोनों साइड में कोण बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, समझ गए। अब आप देखोगे कि इससे इस साइड में, अब इसको मैं दूसरे तरीके से बना लेता हूं जो आपको समझ में आ जाए आसानी। ये आपका क्या हो गया, 0 डिग्री। अब मैं इसको खड़ा कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया है ना, तो ये सामने वाली रेखा कौन सी होगी, जैसे मान लीजिए ये वाली जो रेखा है ना, ये 0 डिग्री है। अब इसके जस्ट अपोजिट कौन सी होगी, 180 वाली, तो उसको दिखा नहीं सकते क्योंकि इसके पीछे वाली क्या होगी, 180। तो सामने वाली ये 0 डिग्री है ना, तो इसके पीछे वाली कौन सी है, याद रखना आपको 180 डिग्री, है ना।
तो जो अभी अपन ने देखा कि 0 डिग्री दो बराबर भागों में बांट रही है गोलार्ध को, एक इधर वाला एक इधर वाला। दायां पक्ष कौन सा होता है? पूर्वी गोलार्ध। बायां पक्ष कौन सा होता है? पश्चिमी गोलार्ध। देखो दायां कौन सा? पूर्वी। बायां कौन सा? पश्चिमी। तो ये पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध। अब इस पूर्वी गोलार्ध में जो कोण बन रहे हैं वो टोटल देशांतर रेखाएं हैं 180। कितनी है? 180। और इधर जो है रेखाएं वो भी कितनी है? 180। यानी कि 180 तो पूर्वी गोलार्ध में है और 180 कितनी है? पश्चिमी गोलार्ध में। समझ गए? पश्चिमी गोलार्ध में है। यानी कि कुल मिलाकर जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो कितनी है? 180 प्लस 180। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि दोस्तों सामने जो 0 डिग्री अगर ये रेखा है ना, इसके जस्ट अपोजिट कौन सी है? 180। तो चाहे आप इधर से आओ या फिर इधर से आओ, जो लास्ट में 180 वाली आ रही है ना वो एक ही रेखा है। इधर से 179 फिर 180, इधर से भी 179 और 180। जो 180 वाली लाइन है ना वो एक ही है। तो अगर अपन इसको एक्चुअल जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? 180, 179 और 1, यानी कि इसमें एक कौन सा जोड़ रहा हूं मैं? 0 डिग्री वाला, है ना। तो ये कितनी हो गई टोटल? 360 रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी आपकी? टोटल 360 देशांतर रेखाएं होगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूर्वी गोलार्ध में कितनी देशांतर रेखाएं, तो आप 180 ही बताएंगे। पश्चिमी गोलार्ध में कितनी है तो भी आप 180 ही बताएंगे। तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या है 180। सही। अब देखिए आगे, दो देशांतर रेखाओं को आपको नाम याद रखने हैं। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसे ग्रीनविच कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लैंड का जो लंदन शहर है उसके पास से ये रेखा गुजरती है, और जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत इस ग्रीनविच वेधशाला से जो रेखा गुजर रही है इसको ग्रीनविच रेखा यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा कहा गया है। यानी कि विश्व की प्रमुख समय मानक रेखा इसे माना गया है। और इससे जो है ये ग्लोब जो देशांतर रेखाओं को पूरे 24 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? अब इसके पीछे वाली जो रेखा है जिसे हम 180 रेखा 180 डिग्री कहते हैं, यहां पर देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए ये कौन सी है? 180 वाली है, उसके पीछे वाली। तो ये 180 वाली रेखा सीधी ना होकर कैसी है? ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई देश है ना, तो सीधी खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 भागों में बट जाएगी। जबकि ये रेखा क्या दर्शाती है? तिथि को दर्शाती है। तिथि मतलब दिन को दर्शाती है कि भाई इससे इधर वाला कौन सा दिन होगा, इससे इधर वाला दिन कौन सा होगा। तो एक ही देश में 2 दिन हो जाएंगे, इसलिए उस देश को एक साइड में लेने के लिए इसे टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है। और ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो 180 डिग्री देशांतर से गुजरती है। क्लियर है? चलो अब देखते हैं अपन समय के बारे में। समय क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी हमेशा ध्यान रखना है कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो पृथ्वी कुमार की चाक के समान घूमती है, पृथ्वी छत के पंखे के समान घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सूर्य के सामने जो हिस्सा पहले आता है वो पूर्वी हिस्सा पहले आता है। कौन सा हिस्सा आता है? पूर्वी हिस्सा पहले आता है। इसलिए सूर्य उदय भी पूर्व में होता है और सबसे पहले सूर्य अस्त भी पूर्व क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में ही होता है ना। अभी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि सूर्य उदय भी पूर्व में होता है, आप पीछे पड़ जाओगे मेरे, है ना। तो सूर्य उदय सबसे पहले पूर्वी क्षेत्र में होता है और सूर्य अस्त भी सबसे पहले पूर्वी क्षेत्र में होता है। जैसे अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होगा और सूर्य अस्त भी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होगा। अब देखिए आप लोग कि पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर अपना एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करती है 24 घंटे में, यानी कि एक चक्कर पूरा लगा लेती है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जहां पर अपन हैं, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से वापस ऐसे घूम के इसी जगह आएगी तो उसमें 24 घंटे लग जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है कि सूर्य, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सूर्य है और यहाँ पे ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी ऐसे घूम रही है और पृथ्वी पर 360 रेखाएं हैं। तो एक रेखा सूर्य के सामने से गुजर रही है, दोबारा से उसे सूर्य के सामने आने में कितनी रेखाएं गुजरेगी उससे पहले? 360 रेखाएं। कितनी रेखाएं? 360 रेखाएं। मतलब 24 घंटे में सूर्य के सामने से कितनी रेखाएं गुजर रही है बताओ आप लोग? 360 रेखाएं गुजर रही है सर, है ना। 360 रेखाएं गुजर रही है 24 घंटे में। अब देखिए समय की गणना कैसे करते हैं। जब 24 घंटे में 360 रेखाएं गुजर रही है, कितनी? 360, तो भाई एक घंटे में कितनी गुजरेगी ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 360 में 24 का भाग दे देंगे। 360 में 24 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएंगे 15। यानी कि एक घंटे में
कितनी रेखाएं गुजर रही है? 15 देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजर रही है। हम इसको ऐसे बोलूं कि 60 मिनट में 15 देशांतर रेखाएं गुजर रही है। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या? 1 घंटा बोले 60 मिनट बोले एक ही बात है ना। अब 60 मिनट में 15 देशांतर रेखाएं गुजर रही, तो एक देशांतर को गुजरने में कितना समय लग रहा है? तो कैसे निकालेंगे? एक देशांतर को, भाई 60 मिनट में 15 देशांतर गुजर रही है, तो एक देशांतर को गुजरने में जो टाइम लगेगा वो 60/15 कर देंगे तो 4 मिनट आ जाएगा। यानी कि एक देशांतर को गुजरने में कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट का समय लग रहा है। अब देखिए 4 मिनट का जो समय लग रहा है, उस 4 मिनट के समय को देखते हुए हम समय की गणना कैसे करेंगे? अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये है आपका भारत का विस्तार। भारत यहां से यहां तक फैला हुआ है और भारत के मध्य से लगभग 30 देशांतर रेखाएं गुजरती है। कितनी देशांतर? 30 देशांतर रेखाएं गुजरती है। ये सबसे पूर्वी हिस्सा यानी कि अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, और ये सबसे पश्चिमी हिस्सा यानी कि जैसलमेर या पोरबंदर, जो भी अपन मान सकते हैं। इनके बीच में कितनी देशांतर रेखाएं गुजर रही है? 30 देशांतर रेखाएं गुजर रही है। अब बताओ, एक देशांतर को 4 मिनट लग रही थी, तो 30 देशांतर को कितनी मिनट लगेगी? 30 × 4 कर देगा, है ना? तो क्या आ जाएगी? 120 मिनट। समझ रहे हो आप लोग? इतनी तो मैथ जानते हैं कि एक देशांतर को गुजरने में 4 मिनट लग रही, तो 30 को गुजरने में 120 मिनट लगेगी, यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा। तो यहां पर अगर सूर्योदय 6 बजे होता है, तो यहां पर सूर्योदय कितने बजे होगा बताओ? 8 बजे। 2 घंटे बाद में होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें 6 बजे पहुंच रही है, तो यहां पर पहुंचने में इसे 30 देशांतर क्रॉस करना पड़ेगा, और 30 देशांतर क्रॉस करने में 120 मिनट का समय लगता है। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे, तो यहां पे 6 बजे हो रहा है, तो यहां पे 8 बजे होगा। अब एक चीज आप हमेशा याद रखना कि पूर्व में हमेशा सबसे पहले सूर्य उदय होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए जापान को सबसे पूर्व में होने की वजह से उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। अपने भारत में अरुणाचल प्रदेश का नाम भी इसी वजह से अरुणाचल, यानी कि अरुण का आंचल जहां पे सबसे पहले आता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी इलाका। समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से टाइम की गणना की जाती है। अब एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि जो 0 डिग्री है वो प्रधान मध्याह्न रेखा है, और भारत का जो समय मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री है। कितनी है? 82.5 डिग्री भारत की समय मानक रेखा है, यानी कि 0 डिग्री से लगभग भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे क्या है? आगे है। आगे क्यों है? क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है। भारत कहां पर है? यहां पर। और भारत के बीच से जो रेखा गुजरी वो 82.5 डिग्री है। तो भारत इससे और इसके बीच में कितने समय का अंतर है? 5.5 घंटे का। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 5.5 घंटे का कैसे है? आप खुद आकलन कर लीजिए। 82.5 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 82 × 4 कीजिए, जो आंसर आता है उसमें फिर आधा डिग्री का और जोड़ दीजिए, यानी 2 मिनट और जोड़ दीजिए, लगभग 5 घंटे 30 मिनट का समय आ जाएगा, है ना? यानी कि इससे 5 घंटे 30 मिनट का समय। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक होमवर्क देता हूं आपको। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, और वो क्वेश्चन आप करके मुझे क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बताओ बच्चों, बताओगे क्या? प्रॉमिस करो। आपको समय निकालना समझ में आ गया ना? अगर कोई सा भी पॉइंट छूट रहा है, कोई सा भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कहीं दूसरी जगह सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा से वो वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, दोबारा से उस पॉइंट के बारे में मैं लेके आऊँगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपका नाम क्या है? पूजा, श्यामलाल, रामलाल, जो भी है ना? मान लीजिए आपका नाम पूजा है। आप जहाँ रहते हैं उस जगह, वो जगह है कै, कोई क्षेत्र है कै, है ना? और उस कै क्षेत्र में, एक बार मैं आपको समझा देता हूं, फिर एक क्वेश्चन देता हूं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, फिर आप बताना। ये 0 डिग्री है, आप यहां रहते हैं, मान लीजिए यहां रहते हैं, है ना? यहां रहते हैं, तो यहां पर जो रेखा गुजर रही है, इस रेखा का मान 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यहां पे आपके पापा रहते हैं, और यहां का मान है 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर। कितना? 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर है ना? अब पहले तो ये देखना है कि आपके और आपके पापा के बीच में, मैं आपको बोलूं कि आपके यहाँ पे 5 बजे सूर्य उदय हो रहा है।
आपके यहाँ पे 5 बजे सूर्य उदय हो रहा है, तो आपके जब सूर्य उदय होता है उसके कितने घंटे बाद में आपके पापा के यहाँ सूर्य उदय होगा, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, उनके पापा यहाँ पे है, या आपके कोई भी जो फ्रेंड है वो यहाँ पे है। तो आपके 5 बजे सूर्य की किरण पहुँच रही, तो उनके कितने बजे पहुँचेगी, तो आप कैसे आकलन करोगे। देखो 0 से 60 डिग्री इधर है ना, और 0 से 70 डिग्री इधर है, तो 60 तो ये यहाँ पर देशांतर रेखाएं गुजर रही है, 70 यहाँ पर, तो 60 और 70 कितने हो गए 130, 130 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि एक देशांतर को गुजरने में 4 मिनट, तो इसको निकालेंगे तो 0 4 3 12 का 2 हासिल किए, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 520 मिनट। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग दे देंगे, है ना। अगर मैं इसी साइड का पूछता तो फिर आपको 2 जोड़ने की जरूरत नहीं थी, फिर आप क्या करते, जैसे मान लीजिए आप 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर और आपका कोई फ्रेंड 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया 20 देशांतर का। समझ गए ना आप लोग। अब मेरा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन यह है कि अब दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है, आपसे उतारिए क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपका नाम क्या है, पूजा, आपका नाम क्या है पूजा, और आपका कोई फ्रेंड है जिसका नाम है राजेश। क्या नाम है, राजेश। आप जो रहते हो, आपकी जहां पे आप रह रहे हो उसका मान है 50 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना है 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि 50.5 डिग्री, 50 डिग्री नहीं 50.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और जहां पे आपका फ्रेंड रह रहा है, जहां पे आपका फ्रेंड रह रहा है उसका मान है 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो क्वेश्चन मेरा यह है कि ये बताइए कि सबसे पहले सूर्य उदय कहां होगा, सूर्य उदय पहले कहां होगा। दूसरा क्वेश्चन, सूर्य अस्त पहले कहां होगा। तीसरा क्वेश्चन, अगर सूर्य उदय कहीं पर भी पहले हो रहा है तो उसमें अंतराल कितना होगा, अंतराल कितना होगा। दोनों जगह सूर्य अस्त और सूर्य उदय में अंतराल कितना होगा, समय का अंतराल कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड नाइट।